Hello dear students, welcome to our study zone and today we are now going to solve all the questions of set D। जैसा पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ हमने सेट्स को उठा रखे हैं जो बोर्ड के ऑफिशियल साइट bsch.org.in पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आपको प्रीवियस सेट देखने हैं तो आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक कीजिए जहां पर आपको दूसरे सेट यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट डी। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और एक्चुअली माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप मानते हो मुझे, ठीक है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लियर आप इस चीज़ को यहाँ पर रीड कीजिए। कर लिया आप डायरेक्टली जिन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ के आते हैं, वैसे कराने को तो मैं MCQ करा रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर केवल और केवल 5 मिनट ही मुश्किल से लगेंगे अगर मैं इनका टिक करने पे आऊँ तो। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके बेस पर कम से कम मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ठीक है, बार बार मैं इस वर्ड को बोलता हूँ, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा भी है, तभी आप इन चीज़ों को कर भी पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जिन लोगों ने राउल्ट बाबा से मिला है, रॉल्ट से मिला है, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने इनसे नहीं मिला है राउल्ट बाबा से, वो इसको यहाँ पर बहुत ही बड़ी मिस्टेक करके आएंगे। लेकिन हम, अगर आप आर्य स्टडी जोन के स्टूडेंट हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में इनकरेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन की हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट बी ऑफ एक्स बी। ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है आइडियल सॉल्यूशन की। ओके, आइडियल सॉल्यूशन की ये कंडीशन होती है। और इस आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास एक चीज़ ये होती है, यहाँ पे सब कुछ खेल होता है इंटरेक्शन का। किसका खेल होता है, इंटरेक्शंस का। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में, वो इक्वल होती है जो आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं। बोले तो ए और बी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट किसकी होती है, बी की और ए की। बोलो यही चीज़ आपने पढ़ी होगी अगर आइडियल सॉल्यूशन किया है तो। लेकिन ऑप्शन बड़ा क्लियर दे रखा है। आइडियल सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, ऑप्शन चूज करना है, तो वहाँ पर आपका सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, बस इसको आइडेंटिफाई करके चल लेना, बॉन्डिंग नेचर को निकाल के चल लेना, आपके पास क्लियरली आइडियल सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्रोमो बेंजीन और दूसरा है आपके पास ब्रोमो इथेन। एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर, एक तो इन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया और दूसरा नॉन एरोमेटिक, जिसको हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। यही तो बोला इसने। तो गलती बड़ी की है, लेकिन गलती की है तो यहाँ पर इसको इनकरेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन दिया है। ब्रोमोबेंजीन क्या है अपने पास, बेंजीन, ये अपनी प्यारी बेंजीन जिसको हम केमिस्ट्री की मम्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की मम्मी बोलते हैं। और दूसरा अपने पास है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, तो CH3CH2 और ये अपना ब्रोमो। ये ओपन चेन है आपका और ये क्या है आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कहीं से भी यहाँ पर बॉन्डिंग का जो नेचर है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लोरोइथेन और दूसरा अपने पास है क्लोरोबेंजीन। सेम यहीं पर आपका क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा है। ये बोला मैंने क्लोरोबेंजीन, दूसरा बोला है इसने क्लोरोइथेन। वही चीज़, बस ब्रोमीन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, किससे, क्लोरीन से। लेकिन नहीं होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड है और एक नॉन एरोमेटिक जिसको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजीन एंड इथेनॉल। देखिए बेंजीन और इथेनॉल की बात कर रहा है, तो बेंजीन तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपने बोला कि बेंजीन, और दूसरा क्या है आपके पास, इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो अल्कोहल, और अल्कोहल क्या होता है अपने पास, जानते हैं इसको, जिसको हम ड्रिंक करते हैं, विस्की ब्रांडी रम। अगर देखी होगी या फिर यूज़ भी की है वो आप जानते होंगे अपने आप, लेकिन इन दोनों के अंदर ये एरोमेटिक है, ये ओपन चेन है, ये भी आपका इनकरेक्ट। भैया कौन सा राइट होगा फिर, बेंजीन और दूसरा कौन सा, टोलुइन। कौन सा, टोलुइन भैया। तो टोलुइन भैया क्या बोलता है कि बेंजीन हमारे पास ऐसी होती है। बेंजीन का ही हमारे पास डेरिवेटिव होता है कौन, टोलुइन। कब, जब आपका CH3 लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, टोलुइन। कौन सा भैया है आपका, टोलुइन। क्या नाम है इसका, टोलुइन। और ये कौन है, टोलुइन की मम्मी बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मी, बेंजीन। और इस मम्मी का बेटा कौन है आपका, टोलुइन। कौन है, टोलुइन। क्यों, क्योंकि ये आपका डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, जो डेराइव होता है, जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव, है ना। अब मैथमेटिकल टूल्स की तरफ मत भागिए आप, कभी आप बोलने लग जाएंगे सर डेरिवेटिव तो वहाँ पे पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पे इन जनरल जो मीनिंग है वो ये होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर बॉन्डिंग का नेचर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें। ओके, we are moving towards our next question of set D. Which of following is not affected by catalyst? अच्छा जी, पहली चीज़ तो उन बच्चों को ये क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा था, बट अब यहाँ पर रिवीजन के टाइम पर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस वीडियो को आप वॉच करें। पहले आपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, मैं मानता हूँ, जानता हूँ और पहचानता हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको पहले कोई, अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है तो मैं टॉपिक का A और B और C पढ़ाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्रैश रिविजन है। ओके, तो भैया कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अच्छा जी, कैसे करता है भैया, ये भी देख लो जरा। मैंने बोला आपसे कि कोई एक रिएक्शन है हमारी, क्या है, एक रिएक्शन है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है, कंप्लीट। ये प्रोसेस हो रही है आपकी विदाउट कैटलिस्ट, जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है। ये जब की बातें कर रहा हूं मैं। अगर मैंने किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दिया तो दो ही कंडीशन होगी, या तो आपका ये जो रिएक्शन है इसका टाइम बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर इसका टाइम घट गया, मैंने बोला कि ये 3 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो ये कहलाते हैं आपके पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इनको बच्चों, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, अगर ये आपका टाइम को इंक्रीज कर देता है या फिर रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट किसको बोलते हैं, जो रोक देता है उसको इनहिबिटिव बोला जाता है ना। हाँ, तो ये लाइक मैंने बोला कि अब ये 10 मिनट में हो रही है, अगर मैंने कैटलिस्ट का यूज़ किया है तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका किसके अंदर देखा होगा, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपने आसानी से देखा होगा। ओके, तो भैया एंथैल्पी चेंज होती है। अच्छा, आपने ग्राफ देखा होगा भैया यहाँ पर कि हमारे पास कैटलिस्ट होता है ऐसा, लाइक जनरल में बोल रहा हूँ कि ये एनर्जी ऑफ क्या है अपने पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और ये है अपने पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब देखो, अगर यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो इस रिएक्शन को आगे ले जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बनाने में एक चीज़ बनती है, इंटरमीडिएट चीज़ बनती है, जिसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, उस तक पहुँचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी EA बोला जाता है। तो यहाँ पे एंथैल्पी
आपका क्या होता है, हीट होती है। क्या होती है, हीट होती है। अब लाइक जैसे ये आपका ग्राफ यहाँ से प्लॉट हुआ है कुछ, वैसे मैंने दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर बना लिए, लेकिन EP माइनस के ER बोले तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस के एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है आपका, डेल्टा H होता है। और डेल्टा H क्या होता है, हीट का चेंज होता है। अगर आपकी हीट बाहर निकल रही है तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, जैसे मैंने बोला एक्सोस्केलेटल, तो एक्सोस्केलेटल क्या है, खोपड़ी का बाहरी पोर्शन जो होता है वो एक्सो को रिप्रेजेंट करता है, बाहरी को। ओके, और दूसरा होता है अपने पास एंडोथर्मिक। थर्मिक बोले तो किससे आया है आपका, थर्मोमीटर से। और थर्मोमीटर का जो यूज होता है वो टेम्परेचर को मेजर करने में आता है। ओके, एक्सोथर्मिक में आपका जो डेल्टा H होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और एंडोथर्मिक में डेल्टा H कैसा होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। एक्चुअली सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ये हमारे थर्मोडाइनमिक्स के रूल के अंदर पढ़ते हैं आपने, अगर 11th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंथैल्पी कैटलिस्ट को अफेक्ट करती है, सही बात बोल रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। गिब्स एनर्जी क्या है, बेसिकली जो गिब्स एनर्जी होती है वो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या तो स्टैंडर्ड की फॉर्म में हो, माइनस के NF E सेल होती है, नहीं होती है। अब भैया गिब्स फ्री एनर्जी का इस कैटलिस्ट से कोई लेना देना तो है नहीं है। मैंने थ्रू आउट जितना भी चैप्टर है पढ़ाया है या फिर पढ़ा है या मैंने बच्चों को पढ़ाया है, कहीं पे भी मैंने गिब्स फ्री एनर्जी और कैटलिस्ट का कोई भी रिलेशन नहीं देखा। अब रिलेशन ही नहीं है तो कैसे अफेक्ट करेगी, तो जो अफेक्ट नहीं कर रही है उसी को तो राइट बताना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। ओके, क्लियर हुई। स्पीड ऑफ रिएक्शन भी पता है आपको, मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया, या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। टाइम घट रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टाइम घट रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रही है, उसकी रेट बढ़ रही है। ओके, इतना तो जानते होंगे। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में, अगर मज़ा आ रहा है तो मज़े लेते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अगर मेरे पास, इसके पास, मेरे पास डिकम्पोजिशन ऑफ HI है ऑन गोल्ड सरफेस, उसका ऑर्डर बताना है। क्या करना है, ऑर्डर बताना है। तो ये थ्योरेटिकल ही बोलूँगा इस चीज़ को मैं। दो चीज़ें ध्यान रखना, एक होती है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका ऑर्डर कितना होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। बेसिकली यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इसका रेट लो लिखने जाऊँ तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, ऐसा बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्शन के ऊपर, तो आपको यहाँ पर कौन सी रिएक्शन दिखानी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर दो एग्जाम्पल हैं। एक तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी क्या लिख दिया, अच्छा इरेजर से इसको यहाँ से इरेज किया, अब लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइक मैंने जैसे बोला कि मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस के O2, लाइक वैसे तो रिएक्शन नहीं है ये, लेकिन ले लेते हैं, प्लस के I2, रिएक्शन गिव्स यहाँ पर 2HI है। अगर मैं इसको सरफेस प्रोवाइड नहीं करूँगा, एक्चुअली होता क्या है कि मेरे पास एक सरफेस है गोल्ड का, गोल्ड सरफेस बेसिकली एक सरफेस प्रोवाइड कराता है जो इस रिएक्शन को यहाँ पे अपने सरफेस पर होने देता है। मतलब कोई भी रिएक्शन है भाई, उसके लिए मीडियम तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हवा के अंदर रिएक्शन हो जाएगी, नहीं। तो वही मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है कौन, गोल्ड सरफेस। तो जो गोल्ड सरफेस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आती हैं। किस ऑर्डर के अंदर आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आती है। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो बहुत बुरी बात है। ओके, आगे बढ़े तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी इज अवर करेक्ट आंसर।
सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो गांव का बच्चा जानता होगा। आप अपने गांव में प्रयास कीजिए जानने का कि कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है अगर उसने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है अच्छी तरीके से। इसमें से बताना है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है मैग्नीज की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। दूसरे की बात करूँ, ये अपने पास पोटेशियम नहीं परमैग्नेटाइन है केवल और केवल। क्या है? परमैग्नेटाइन। क्या है भैया? ये परमैग्नेटाइन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। किसके अंदर पोटेशियम परमैग्नेट बन जाता है जब इसकी प्रिपरेशन पूछी जाती है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम के अंदर इसका इन्फेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने होते हैं इसके ऊपर अपनी रिवीजन या फिर क्लासरूम में, तो वो आपने देख लिए होंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वही है कि MnO4- का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना भैया। तो जिसका कैलकुलेट करना होता है उसको अपन क्या मानते हैं यहाँ पे? X मान लिया। अच्छा, 4 ऑक्सीजन है, 1 का -2 और नेट चार्ज -1। यहाँ से आप X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो +7। अच्छा जी, मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज कितना आया? +7। ओके, वैसे आंसर यही है, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने दिल को, ताकि हमारा दिल दुखी ना हो, है ना। ओहो हो रे क्या हुआ? ये तो सी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये आपका 2+2- है, ये तो नहीं हो सकता भैया, ये होगा आपका। ठीक है, वो मुझे दिखा नहीं था एक्चुअली 2- इसीलिए, लेकिन इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसा आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी वाला। बट MnO4 2- को करोगे तो मेरे पास X + के 4- के 2 इज इक्वल टू -2, और यहाँ से आप X की वैल्यू निकालोगे तो +6। कितना भैया? +6। ओके, तो पता चल गया ना कौन सा होगा? इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ये, तो मेरे पास आंसर कौन सा बन गया आपका? सी। नेक्स्ट, हियर इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भैया, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? किससे मिलवा रहा है अपना? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट की जहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर बातें आती हैं, जहाँ पे ये कहानी सुनाई जाती हैं, वो सीधी रिलेट करती हैं डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर के ऊपर। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम करेंगे, हमें फाइंड आउट करना होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड, जो पेयर नहीं है, जो जोड़े नहीं बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने फाइंड आउट किया, तो एक बोर मैग्नेट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या लिखते हैं? म्यू नेट इज इक्वल टू √N+2 N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ये इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो पहली चीज़ तो अगर मैंने यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए तो मुझे क्लियरली ये पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जिसके अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा। ओके, वैनेडियम कितना आपका? 2+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d3 और यहाँ पर 4s के कितने होंगे? 0। क्यों होंगे? क्योंकि 2 का प्लस का चार्ज है। 2 अगर प्लस का चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब किसी को दिए हैं, और दिए हैं तो खाते में से डिटेक्ट हुए हैं, कटे हैं। Ti+2 की बात कर रहे हैं तो कितना? स्कैंडियम के बाद डायरेक्ट कौन आता है? टाइटेनियम। तो यहाँ पर आपका 4s के अंदर 0। क्रोमियम +2 की बात करें तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सेप्शनल होता है। अगर मैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ऑर्गन, और 3d कितना होता है? 5, और 4s कितना होता है? 1। 3d सीरीज के अंदर आपका 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है कॉपर और क्रोमियम के अंदर। ओके, नाउ यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक यहाँ से, जैसे मैंने ये किया तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
3d4 बना, और 4 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं अनपेयर्ड नंबर लेके जाऊंगा तो 4 इज़ द लार्जेस्ट, क्या बनेगा आपका लार्जेस्ट। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे 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 और ऐसे, तो n की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 4, कहीं पे भी n की वैल्यू यहाँ से ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोबाल्ट को भी देखोगे तो कोबाल्ट आपका कितना होता है, +2 होता है। कोबाल्ट का अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये होता है 3d, आयरन के बाद कौन आता है, कोबाल्ट आता है। तो 3d 7 और 4 इस कितना बच्चा, कितना 0, क्यों, क्योंकि +2 चार्ज है। यहाँ से मैंने अगर पेयरिंग की तो 7 इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे तो मेरे पास अनपेयर्ड कुछ 3 बचेंगे। कितने बचेंगे भैया, 3, 1 2 3 4 5 6 and 7। सो आवर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो जिसके अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसी के यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा। ओके, तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो √4 4 + k2 bm। 4 2 कितने होते हैं, 6, 6 4 जा 24, तो √ओवर कितना 24, कितना √ओवर कितना है 24, और √24 कितना होता है 4.9 bm के समथिंग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए related to this topic. Okay, so are moving towards our next question. Here is 6th question. What is the oxidation number of NiCO का whole 4? It's very simple question. On the basis of oxidation number, first of all, here is nickel. Which one element? Nickel. NiCO का whole 4 और nothing, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और इसको कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसा है ये, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो एनायनिक, दूसरा कैटायनिक और तीसरा कौन सा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर भी होता है जहाँ पर आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों होते हैं, उसको पॉली बोलते हैं, ठीक है, पॉली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जिसका निकालना x माना 4, CO क्या है आपका, कार्बोनिल का काम करता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इज इक्वल टू नेट चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू कितना 0। सो अवर करेक्ट आंसर दैट इज है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, आसानी से कुछ बोल रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है और लाजमी भी कुछ इस टाइप से। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास। ये कैसा मास है आपका, मॉलिक्यूलर। ये किसी मुर्गे का नहीं, ये चिकन का नहीं, ये मटन का नहीं, ये किसका है आपका, मॉलिक्यूल का। ओके, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। किसके होता है, सरफेस एरिया के। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। किसके भैया, ब्रांचिंग के। ये रिलेशन ध्यान रख लो, आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं ब्रोमो और उसके बाद बोल रहा मीथेन, बोले तो CH3 और यहाँ पर Br। यहाँ पे ब्रोमो फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा ये हेलो फॉर्म है। क्या है, हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया जो एक NH30 के रूप में काम आता है, आपने नाम भी सुना होगा। और ये अपना हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। अगर हेलो की जगह मैंने यहाँ पर ब्रोमो लिख दिया, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म था, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रोमो बोल दिया तो मैं सिंपल एक ही चेंज करूँगा। यहाँ पर मैंने एक चेंज किया, यहाँ पर कौन सा वाला, हाँ जी, यहाँ पे एक चेंज करते हैं अपन CHBr3। ये इसका ब्रोमो फॉर्म का फॉर्मूला है। उसके बाद है क्लोरोमीथेन।
क्लोरोमीथेन बोले तो CH3 और यहाँ पर Cl। उसके बाद है डाईब्रोमोमीथेन। डाईब्रोमो बोले तो 2 हाइड्रोजन ने बलिदान दिया और यहाँ पर 2 ब्रोमीन को अटैच कर लिया। बस क्या करना है, सिंपल मुझे एक ही काम करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे निकालना है इन सभी का मोलिकुलर मास। निकालें अपन। कार्बन कितना होता है 12 प्लस के यहाँ पर 3 प्लस के यहाँ पे 80। इसे आप निकालने जाओगे तो 12 प्लस के 3 कितने होते हैं 15 और 80 कितने होते हैं 95। कितने होते हैं बच्चा लोग 95 ग्राम। ओके, हेयर इज सेकेंड। इसको भी करते हैं। कार्बन प्लस के हाइड्रोजन ओनली 1 इरेज, ओनली 1 प्लस के 3 ब्रोमीन और इनटू के 80, 8 3 से 24 प्लस के 240 245 और 12 आई थिंक 256 या 1 2 कितना बनेगा ये 12 1 13 हो गए 13 और इसको ऐड ऑन करना है तो कितना बन जाएगा 253 ग्राम। CH3Cl कार्बन 12 प्लस के 3 प्लस के आपका क्लोरीन कितना होता है 35.5। ये इज द एवरेज एटॉमिक मास जो आपका फाइंड आउट होता है कहाँ से, आइसोटॉप Cl35 और Cl37 से। तो इसे आप निकालोगे तो 35 और 15 कितने बनते हैं, 35 और 15 कितने बनते हैं भैया 50 बनते हैं। तो 50.5 बन गया। ये मिस्टेक तो नहीं हो रही ना कुछ, हाँ आपने तसल्ली करी, देख लेना कैलकुलेशन को। ये आपका 12 प्लस के 2 हाइड्रोजन प्लस के 82 जा 160। ओके 160 और 10 कितने बनते हैं 160 और 170 बन गए और 174 यहाँ से 174 ग्राम आ चुका है। आप देखिए किसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा दिख रहा है आपको, ऑब्वियस सी बात है 253 इज द करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर ही कौन सा होगा 253 बोले तो ब्रोमोफॉर्म इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत? नो 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 नो। आगे बढ़ी, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टू रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? जिन लोगों को ये नहीं पता कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है तो वो जान ले, पहचान ले और याद रख ले। SN1 मैकेनिज्म बेसिकली आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होता है, जहाँ पर मेरे पास यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका नाम बोलते हैं। ठीक है, तो होता है क्या बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल काम करता है। न्यूक्लियोफाइल किसी भी लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाता है और खुद ही क्या होता है रिएजेंट के सहायता से या फिर डायरेक्टली अटैच होता है। और ये हमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड हर जगह देखने को मिलती है। कहने वाली बात ये है कि हर टाइप से हम इस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। होती भी है, किसी के लिए फेवरेबल कंडीशन दिखाती है, किसी के लिए नहीं दिखाती है, लेकिन हमारा काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। करें? अच्छा, SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो अपन 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री और उसके बाद कौन होता है जिसका 1 भी डिग्री नहीं होता उसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये आपका SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर होता है। अगर मुझे दिखाना कि किसके लिए यहाँ पर फास्टर होगी तो ये अपनी क्या है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या है? स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। ओके, अब देखो भैया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। तो टर्सरी ब्यूटाइल कैसा होता है? देखो मेरे पास बेसिकली ब्यूटेन से ही बनता है ब्यूटाइल। एक्चुअली हमारे पास जो ब्यूटेन है इसमें से एन को हटा दिया, एल्केन में से अगर मैं हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। ठीक इसी प्रकार से जो एल्क वर्ड है वो कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्यूट आपका कार्बन का नंबर है, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को मुझे गायब करना है। तो गायब करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। क्या बनेगा? ब्यूटाइल। अब ये ब्यूटाइल लिख तो दिया मैंने,
लेकिन जो ये ब्यूटाइल है ये आपका इतना आसान भी नहीं है। ब्यूटाइल होते हैं मेरे पास 4 प्रकार के। वो 4 कैसे होते हैं देखो, इधर मैंने लिखा सिंपल CH3 CH, उसके बाद क्या बोला मैंने 2CH2 और ये CH3, ऐसा ही लिख सकता हूँ ना भैया। अच्छा मैं ब्यूटेन को और तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैंने बोला कि मैंने 3 की यहाँ पे पेरेंट चेन मानी और एक को क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर साइड चेन के अंदर डाल दिया। जैसे ही साइड चेन के अंदर डाला तो मैंने यहाँ पर CH3 डाला। अब क्या करना, मुझे एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है। क्या करना भैया, रिमूव करना है। तो मेरे पास अगर 2 कंडीशन है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है। तो मेरे पास या तो यहाँ से हटाऊँ मैं, ये यहाँ से हटाऊँ, यहाँ से भी हटाऊँगा तो ये वाली कंडीशन सेम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड से हटा रहा हूँ तो CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH2 और ये वैलेंसी फ्री हो गई। तो इसको बोलते हैं हम N ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, N ब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा। अच्छा दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, CH3, फिर आगे मेरे पास यहाँ पे CH2, यहाँ पर CH वैलेंसी फ्री और यहाँ पर आपका CH3। बताओ देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर लिख दिया ब्यूटाइल। मतलब अगर मैंने इस कंपाउंड से लिखा है तो मेरे पास 2 साइड चेन पॉसिबल हो सकती है, जो मैंने आपको S ब्यूटाइल और N ब्यूटाइल बताई है। यहाँ पे भैया मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ से हटाऊँ, यहाँ से हटाऊँ, यहाँ से हटाऊँ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या है 1 डिग्री है। मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, और कोई दूसरी कंडीशन तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ से हटाऊंगा। तीनों कंडीशन मेरे सामने 1 डिग्री की ही है, जबकि यहाँ पे जो मिडिल में आपको दिख रहा है ये 3 डिग्री है। ओके, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो क्या था पहले वाले में वही करते हैं, करें। अच्छा तो यहाँ से करते हैं कुछ। मैंने क्या किया, इस CH3 को यहाँ से हटाया तो मेरे पास CH3, यहाँ पे CH, ये CH2 वैलेंसी फ्री और इसको बोल दिया यहाँ में हमने CH3। ओके देखो ये आपका CH2 है। कई जगह आपको देखने को ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना इसको, जनरली बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी आती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई होती हैं, लेकिन हमें तो सीधा करना आता है ना। यहाँ पर CH2 और ये वैलेंसी फ्री, इसको हम बड़े प्यार से, और पॉपुलर कंपाउंड है अपना जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं इसको। आइसो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये आइसो के लिए होता है। बाकी अगर आप CH2 यूनिट जोड़ते चले जाएंगे तो पेंटाइल बन जाएगा, आइसो पेंटाइल, आइसो हेक्साइल बन जाएगा। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसो टर्म दैट इज ये। ओके नेक्स्ट, अगला देखो, थोड़ा स्पेस इधर की साइड लेते हैं, बहुत डीप में जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन, प्राइमरी तो मैंने कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टर्सरी को कर रहा हूँ रिमूव। तो अपन CH3, यहाँ से C को वैलेंसी फ्री कराया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर बोल दिया CH3। देखो इसको बोलते हैं अपन टर्सरी। क्या बोलते हैं, टर्सरी। और कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। आई थिंक जितने भी आपके पॉसिबल ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर सभी टर्मोलॉजी आपको पता चली गई होगी कि अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था कि कब हम सेकेंडरी लगाते हैं, कब हम नॉर्मल लगाते हैं, कब हम आइसो लगाते हैं, कब हम टर्सरी लगाते हैं, तो आपको ये क्लियर होती है। लेकिन बोर्ड के एस्पिरेंट को बहुत ही कम ये नॉलेज होती है कि कब उनको एल्काइल ग्रुप लगाने होते हैं, कब उनको कौन सी चीज़ें लिखानी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जेई के और नीट के और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को बारीकी से सिखाया जाता है, ताकि आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें से स्कोर हो जाए। ओके, तो भैया देखो ये अपना कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। अच्छा, सभी जगह मैंने क्या लगा दिया, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। अगर तुमने यहाँ से कॉपी करना है तो कुछ कर लीजिए, बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, करें। अच्छा, इसको हम कर देते हैं यहाँ से प्यार से इरेज। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सभी को एक बार बना के।
तो भी हो जाए इरेज भैया। यहाँ से इरेज किया, इरेज किया, इरेज किया। भले ही आपका लेंथी लेक्चर हो, बट ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं बहुत ही बारीकी से करा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ना आपको प्रॉब्लम होने देंगे, ना कभी हुई होगी हमारे रहते हुए। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। मैंने सिंपल बोला कि टर्सरी क्या होता है अपना, ऐसा यही होता है ना। सिंपल मैंने जहाँ से वैलेंसी फ्री की थी वहाँ से मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब कैसे इसकी डिग्री निकाली जाती है ये भी ध्यान रख लो। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, कितने यहाँ पर नाइबर हैं, उसी की वो डिग्री कहलाती है। तो कितने मिथाइल है यहाँ पर, 3 डिग्री। कितने हैं, 3 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का है भैया, 3 डिग्री का। वैसे राइट आंसर यही होना चाहिए, बट अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार दूसरे को भी देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने दूसरा बोला यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, सेकेंडरी क्या था अपने पास, जब हम सेकंड कार्बन से वैलेंसी फ्री करते हैं, तो सेकंड कार्बन कौन सा आपका, ये, और इससे हमने क्या कर दी यहाँ पर वैलेंसी फ्री, और वैलेंसी फ्री करने के बाद में ब्रोमीन लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे डिग्री बताएंगे आप, बताइए जल्दी। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, एक ये पड़ोसी, दूसरा ये पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि ये भी इसका पड़ोसी बन जाएगा, जिसके संग यहाँ पर कार्बन बॉन्ड बना रहा है। और स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के नेचर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कभी यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को भी तुम यहाँ पे इसके अंदर काउंट कर लो। तो कितने पड़ोसी, 2। अगर 2 पड़ोसी हैं तो ये कितने डिग्री, 2 डिग्री। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, अच्छा वो भी सिखाया था मैंने अभी आपको। आइसोब्यूटाइल क्या होता है भैया, आइसो वर्ड होता है CH3, ये आपका CH, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH2, और वैलेंसी फ्री करने के बाद में मैंने ब्रोमीन लगा दिया। ओके, एक्चुअली डिग्री फाइंड आउट करनी है तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने पड़ोसी हैं उसके, तो भैया एक ही पड़ोसी है उसका, इसका ये पड़ोसी है, ना कि ये तो इन दोनों, ये दोनों किसके पड़ोसी हैं, इसके हैं। तो इसका तो एक ही पड़ोसी है ना, तो इसीलिए कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। और उसके बाद है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी आपका 1 डिग्री का होगा, क्योंकि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा होता है आपका, ऐसा, कैसा, ऐसा। तो CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री, और ये ब्रोमीन। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसका एक ही कार्बन पड़ोसी है, तो ये 1 डिग्री। तो आई थिंक आंसर कौन सा होगा आपका, 3 डिग्री, बिकॉज SN1 मैकेनिज्म किसको फॉलो करती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को, और मिथाइल को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको। अच्छा, आगे बढ़िए। Here is 9th question. Which of following is obtained from isopropyl benzene? आइसोप्रोपाइल बेंजीन की बात कर रहा। अभी जो आइसोप्रोपाइल था, एक्चुअली आइसो वर्ड आपको नहीं पता होता इससे लास्ट पहले क्वेश्चन में, तो आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता। लेकिन हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको हार्ड नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसे कितनी ही टाइम में सॉल्व करना पड़े। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये तो बना ली मैंने भैया पेरेंट चेन बेंजीन, जिसको हम आइसोप्रोपाइल के संग रखने वाले हैं। तो ये केमिस्ट्री की माँ है, और माँ ने अपने ऊपर टांग रखना बच्चे को आइसोप्रोपाइल। आइसो वर्ड यही होता है ना, CH3 दोनों साइड, और वो किससे बॉन्डेड हो आपका, CH3 से। तो इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा जी, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसकी रिएक्शन की मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल O2 के संग, किसके संग की, O2 के संग। O2 के संग बोलते तो इसको ऑक्सीडेशन करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अपन करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, जैसी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन जुड़ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, कार्बन, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH3, और यहाँ पर आपका क्या अटैच हो जाएगा, जो आपका H है ना, इसकी जगह यहाँ पर O, और फिर H को भी हम दूर नहीं भगाएंगे, इसी को रहने देंगे। रहने दिया। अच्छा, फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ से फिनोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिनोल।
देखो बेंजीन के ऊपर अगर मैंने OH लगाया तो फिनोल बन जाएगा। अच्छा, वैसे मैकेनिज्म अगर तुम्हें चाहिए तो उसको मैं कंप्लीट समझा दूंगा, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको करा रहा हूँ बिकॉज ये आपका क्रैश रिवीजन है। मैं आपको याद दिला दूँ कि ये आप क्रैश कर रहे हो। अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। बेंजीन लगाया, ये अपना बन गया फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। क्या बन गया भैया? फिनोल। साथ में देखो कुछ बचा हुआ है, इस कार्बन ने, इस ऑक्सीजन ने अपने फेवर में यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किया होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा। यहाँ से क्या किया इसने? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। डबल बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन किया तो कार्बन को भी लालच हुआ, इससे बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ पर क्या हो गया? आपका OH अटैच हो गया। तो साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड ये बन गया, और फिर डबल बॉन्ड किसने बनाया होगा? ऑक्सीजन ने। और इधर की साइड आपका कौन? CH3, जो आपका क्या है? प्रोपेनॉन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इज मेन फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, here is 10th question. Which reagent is used to yield picric acid from phenol? कहाँ से निकालना भैया? मुझे फिनोल से निकालना है। पिक्रिक एसिड की बात कर रहा है। पिक्रिक एसिड बेसिकली आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है। क्या चीज़? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है। ये आपका कॉमन नेम है, इसमें कोई याद करने वाला, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो रख दिया कंपाउंड का नाम रख दिया, बिकॉज कॉमन नेमिंग की जो बातें होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। ओके, इसमें यही पूछा है कि रिएजेंट कौन सा होगा। अब रिएजेंट की बात करें तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, क्या बता दूँ? फिनोल से बना रहे हैं इसको। किसको बना रहे हैं? फिनोल से। तो अपन ने अभी यहाँ पे जस्ट फिनोल बनाया था, ऐसा ऐसा ऐसा, अपन लगा देंगे यहाँ पे OH। तो बोला इसको प्यार से फिनोल, और गुस्से से क्या बोला? कुछ नहीं, फिनोल ही है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे रिएजेंट बताया गया है, पूछा गया है, बताया नहीं गया, पूछा गया है। यहाँ पे बना दिया अपन ने पिक्रिक एसिड। क्या बना दिया? पिक्रिक एसिड। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अपन OH यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी पोजीशन पर NO2, उसके बाद चौथी पोजीशन पर NO2, और इस वाली पोजीशन पर कौन सा? ये वाली जो पोजीशन है, इस पर कौन सा? NO2। ये आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड बनता है। अगर मैं OH की छोड़ दूँ यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, और उसके बाद फिनोल, जिसको इसने बोला है पिक्रिक एसिड। क्या बोला है? पिक्रिक एसिड। अब देखो फिनोल तो पहले भी था, अंतर किसका आया है? NO2 का। क्या है? NO2 का। और जो ये NO2 होता है बेसिकली आपका ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपने एक रेजोनेंस नाम की चीज़ पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन होता है ना? नहीं पता? बता दूंगा। यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड के थ्रू क्या बनाते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑर्थो, और जो ये पैरा पोजीशन है, इन पोजीशन पर क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे नेगेटिविटी जनरेट हो जाती है। अब नेगेटिव को चाहिए यहाँ पर कौन? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन होगा आपका यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा फाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, और फाइल बोले तो लविंग। लविंग मतलब लव करने वाला। इलेक्ट्रॉन को लव करेगा कौन? कौन लव करेगा भैया? पॉजिटिव ही तो पार्ट लव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को कैसा चाहिए यहाँ पर? पॉजिटिव चाहिए। कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? रेजोनेंस के थ्रू तीनों साइड आपकी क्या होती है? और थर्ड पर पोजिशन पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जनरेट होती है इन कार्बन्स के ऊपर। ओके, अब मेन चीज़ है कि NO2 आया कहाँ से, ये देख लेते हैं। NO2 आया कहाँ से भैया? नाइट्रोजन का कहीं अता पता है? नहीं है भैया। जब नाइट्रोजन है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? ये दिख रहा मुझे नाइट्रोजन, लेकिन कंफर्म तो नहीं है ना। अच्छा, इस पर टिक कर देते हैं। दूसरा देखते हैं भैया, यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है ना, इसको भी कर देंगे। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट डाइल्यूट HNO3, ये काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर भी नाइट्रोजन है। मेरे पास या तो B ऑप्शन होना चाहिए या फिर आपका D, बट आपको सिलेक्ट करना है B और D में से। देखो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 90%,
मैक्सिमम 90% अगर आपकी कन्वर्जन है और वहाँ पर कोई ना कोई क्रिया हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो उस केस के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही काम में लिया जाता है, ना कि डाइल्यूट। डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आप वाटर को ऐड ऑन कर रहे हो, तो वाटर को जैसे ऐड ऑन करोगे तो आपका जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर। क्या हो जाएगा, कमज़ोर। कमज़ोर हो जाएगा, हार जाएगा, थक जाएगा, काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा। अगर पिक्रिक एसिड बनाना है तो मुझे क्या प्रयोग में लेना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कैसे होता है देखो, HNO3 ऐसा ही होता है ना। हाँ देखो, एक ऑक्सीजन को मैं हाइड्रोजन के संग ले गया तो अपन ने बनाया यहाँ पर OH। क्या OH माइनस ही होता है ना, बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। साथ में बचा कौन यहाँ पर, NO2, जो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव। और यही पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन के ऊपर अटैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। Here is 11th question. Here is 11th question. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़े प्यार से इसको हम देखेंगे। बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस आयोडोफॉर्म टेस्ट, टोलन टेस्ट को हम पढ़ते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है। ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करने के काम आ जाता है। किसकी आइडेंटिफिकेशन करता है ये, गुमशुदा लोगों की तलाश नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनकी करता है ये आइडेंटिफिकेशन। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं अपने पास, जो C डबल बॉन्ड O वाले होते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। वो आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट को देंगे, लेकिन कंडीशन एक ये है, C डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए और इसके संग यहाँ पर आपका CH3 जिसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं ये भी होना लाजमी है। क्या है, लाजमी, मतलब जरूरी है, ये कंडीशन है। मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार कौन इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डाल दिया मैंने क्या चीज़, H। आइडेंटिफिकेशन हो रही है, आप बोलोगे सर हो रही है, कैसे हो रही है, C डबल बॉन्ड O ये रहा और CH3 ये रहा, मतलब ये तो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप बोलोगे सर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास, एसीटोन। एसीटोन बेसिकली एसिड रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन को, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर ये कीटोन का कॉमन नेम जो होता है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसको अपन ऐसे बोलते हैं 3 कार्बन का, यही है। वैसे आप जैसे एसिटाल्डिहाइड की बात करें, मैंने एसिड यहाँ पे वर्ड किया है, इसका दूसरा नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 2 कार्बन को, बट यहाँ पे तो 3 कार्बन है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि कीटोन कभी भी विदाउट दोनों साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ना कि कीटोन रहेगा। चलो दिख गया आपको, देगा देगा। अच्छा, उसके बाद देखो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन हो और उस कार्बन के ऊपर देखो क्या होता है, मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर लाइक जैसे बोला मैंने CH3, इसको बोलते हैं क्या, टोलुइन। क्या बोलते हैं, हाँ, किसका लड़का है ये, बेंजीन का। यहाँ से मैंने एक काम किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, एक रिमूव कर दिया एक हाइड्रोजन को, तो अपन ऐसे बोलेंगे CH2 सिंगल वैलेंसी फ्री, तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। फिर मैंने अगेन एक कार्बन को, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया। जैसे ही हाइड्रोजन को रिमूव किया तो मेरे पास 2 वैलेंसी फ्री हो गई और इसको बोलते हैं हम बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। फिर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से और रिमूव कर दिया तो मेरे पास बिल्कुल ये गंजा हो गया। कौन गंजा हो गया, कार्बन, 3 वैलेंसी फ्री, और इसको बोलते हैं हम बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। अब देखो ये बेंजली तो है, ये बेंजली तो है,
तो बेंजल अपन कैसे बनाएंगे, देखो बेंजल कैसे बनाएंगे, इसको इरेज कर दे। अच्छा इरेज कर दिया। देखो भाई बेंजल कैसे बनाएंगे, तो बेंजल के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ऐसा ऐसा ऐसा, सी H के बाद यहाँ पर डबल वैलेंसी फ्री, और जैसे ही मैंने यहाँ पर O लगाया तुरंत ही मुझे पता चल गया कि ये तो बेंजल्डेहाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजल्डेहाइड। क्यों बन गया, क्योंकि CHO बेंजीन के ऊपर है तो इसको बेंजल्डेहाइड ही तो बोलेंगे। अच्छा जी, लेकिन मेरा काम है आयोडोफॉर्म टेस्ट को बताना। बताएं, दिख रहा है कहीं पर आयोडोफॉर्म टेस्ट? मैं बोल रहा हूँ कि C डबल बॉन्ड O तो मुझे दिख रहा है, लेकिन भैया CH3 नहीं दिख रहा। दिख रहा है किसी को? यहाँ पे देख लो, दिख रहा हो तो। नहीं, यहाँ पे तो CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है। नहीं ना, CH2 नहीं है यहाँ पर, याद रखना, क्योंकि एक एक कार्बन है यहाँ पर। क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। वो कैसे है देखो, अरे यार पूरा ही रिमूव हो गया। तो दोबारा से करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। C ये आपका H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कितना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है या फिर नहीं है, अल्टरनेटिव पोजीशन पर। अरे तू ऐसे रिमूव हो जाता है यार, लेकिन होने नहीं देंगे। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, सिंपल कार्बन होगा। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, और इसके पास भी एक होता है। ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई भी, बट आपको दिख रहा हो तो प्रयास करिए। लेकिन मैं लॉक कर रहा हूँ इसको कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन CH3 नहीं है। तो नहीं है तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आवर करेक्ट आंसर दैट इज बेंजल्डेहाइड। ओके, नेक्स्ट एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्या होता है, देखो एसिड वर्ड किसके लिए होता है, 2 कार्बन्स के लिए, और फिनोन बोले तो कीटोन, कीटोनिक ग्रुप है आपके पास। ये तो बनाई मैंने प्यारी प्यारी बेंजीन, इसको खड़ा नहीं किया आपकी मैंने लिटा दिया। लिटाया तो मैंने यहाँ पर बोला कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3, ये क्या होता है आपका एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, समझ में आ रही है बात? दिख रहा होगा, दिख रहा है तो भैया देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये आपका इथेनॉल भी देता है, एसीटोन भी देता है, एसीटोफिनोन भी देता है, लेकिन कौन नहीं देता, ये आपका बेंजल्डेहाइड नहीं देता। जो नहीं देता उसको ही हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। ओके भैया, आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और अगर आपने इसको पढ़ रखा होगा तो इसमें जनरली मुझे ये समझ में नहीं आता एग्जामिनर इस केमिस्ट्री के अंदर इस ऑप्शन को बार बार क्यों क्यों चिल्ला कर देता है। या तो उसे थोड़ा सा मतलब इनकरेक्ट करवाना होता है कि वो डायरेक्टली नन ऑफ दीज को बोल देता है यहाँ पे। जो ऑप्शन अब से पहले चारों सेट के अंदर कोई ना एक सिंगल क्वेश्चन हमने देखने को मिला है जहाँ पर नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन रहा है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता भाई, ऑल ऑफ दीज होता तो आंख बंद करके उसको टिक करके आते हैं। बोथ एंड बी एंड ऑल ऑफ दीज तो आपका फेवरेट होता है ना, लेकिन ये थोड़ी ना फेवरेट, ये कहाँ से आ जाता है भैया? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो गड़बड़ आपको होने नहीं देनी है। देखो इतने बड़े बड़े ग्रुप डाल दिए, अच्छा अच्छे का दिमाग घूम जाए। जिनको थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक हो रही है ना अपने कॉन्सेप्ट में, वो तो बेचारा कुछ ना कुछ यहाँ पे इस ऑप्शन की तरफ तो नज़र ही नहीं दौड़ेगी उसकी किधर जाएगी, इधर इधर इधर। इनमें से ही किसी को टिक करके आएगा, और टिक कर दिया तो एग्जामिनर सातिर होता है, और सातिरपना उसने दिखाया है तो चालाकी कर दी। तो यहाँ पर ये होगा आपका। देखो कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है जानते हैं थोड़ा। यहाँ पर बोला है सब कुछ खेल है आपका बेंजोइक एसिड का। किसका है? बेंजोइक एसिड का। अच्छा जी, बेंजीन बनाई मैंने यहाँ पे। अच्छा भैया बेंजीन बन चुकी है। आप बोलोगे सर C डबल बॉन्ड O, कौन सा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है OH। ऐसा ही होता है।
इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। अच्छा सर, हुआ क्या इसके अंदर कि बेंजोइक एसिड ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इसको नन ऑफ दीज बोल रहे हो कि इसमें से कुछ भी नहीं बन रहा, ना तो आपका मिथाइल बेंजोइक एसिड बन रहा है, ना आपका मिथाइल बेंजोइक एसिड बन रहा है, ना आपका पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड बन रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मिथाइल किसी भी पोजीशन पर अटैच नहीं हो रहा है, ना इस वाली पोजीशन पर, ना इस पे, ना इस पे। पैरा पर होना चाहिए था, क्योंकि पैरा पर आपकी सिमेट्री जनरेट होगी और सिमेट्रिकल कंपाउंड कहीं ना कहीं स्टेबल होते हैं, मेजर कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी अलग कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखते जरा। देखो, ये होता है कार्बन के संग जो बैठा हुआ है ऑक्सीजन बड़े धोखेबाज है। तो क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड बनाया है अपने फेवर के अंदर तोड़ेगा। इसको कर दिया सिंगल। जैसे ही सिंगल हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन को बेचारे को कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव। क्या कर दिया? पॉजिटिव। लेकिन कार्बन के संग जुड़े हुए हैं यहाँ पर दूसरे भी प्राणी, दूसरे भी क्या है यहाँ पर इसके पड़ोसी हैं। अरे यार, सब क्यों जा रहा है तू? इसके साइज को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अरे तू क्या हो गया? हे भगवान, क्या हो गया? कुछ हो रहा है ना? ये कैसे रेज होगी? अरे सभी चली गई तो चलो कोई नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, सबको जाने दो, दोबारा से बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये अपनी बेंजीन डबल बॉन्ड को यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ऐसा ही था ना? कौन धोखेबाज निकला? ऑक्सीजन। ये वाला अपने फेवर में तोड़ा, कार्बन के ऊपर कर दिया पॉजिटिव चार्ज। हुआ कुछ ऐसा, पड़ोसी यहाँ पर देख रहा है, कौन? दूसरे वाले कार्बन को। बोलता है कि यहाँ पर बहुत गलत काम हुआ है मेरे पड़ोसी के संग। तो यहाँ से क्या करता है? लॉस हुआ है। अब भैया इसका कोई खोआ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन खोआ है, मान के चलो अनफॉर्चुनेटली किसी की फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक्सपायर हो जाए, तो उसको सांत्वना देने के लिए आते हैं ना सभी, आते नहीं आते हैं? तो ये सांत्वना दे रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि भैया मान के चलो किसी के फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया तो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे कुछ टाइम तक वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए खाना लेके आते हैं, उनको सांत्वना ही देनी तो होती है। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको ज़मीन रजिस्ट्री करा कर दे दें या फिर उस लॉस को थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए वही काम कौन करता है? इसका पड़ोसी कौन? कार्बन। कैसे करता है देखिए ज़रा। इसने तुरंत यहाँ से इस डबल बॉन्ड को उठाया और कहाँ पे डाल दिया? यहाँ पे। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ पर कुछ ऐसी। कैसी बनेगी? ऐसी। तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे बन चुका है? यहाँ पर। तो कार्बन ने बोला कि तू खूब अपनी ऐसी तैसी करा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को रख, मेरे को मिल चुके हैं। बचिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या हुआ फिर अपने पास? यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। फिर आपका डबल बॉन्ड घूम जाएगा। वो कैसे घूमेगा? ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे, ऑक्सीजन माइनस और सिंगल बॉन्ड OH, ये बनेगा। फिर क्या होगा आपका? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी अपनी वो कैसी बनेगी? यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे ठोक देंगे हम? यहाँ पे। कौन सी वाली पोजीशन पर? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे OH हो गया। तो ऐसे ही ये सब कुछ घूमता रहता है। अब भैया ये सब कुछ घूमता रहता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज, अब जो मिथाइल होता है, मिथाइलेशन के अंदर CH पॉजिटिव होता है ना, CH3+ होता है ना, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। यही तो ग्रुप है नहीं ये? अच्छा, देने वाला नहीं है, लेने वाला है। तो इसको पॉजिटिव चार्ज से खतरा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक नहीं करता है, इसको अपोजिट चार्जेस चाहिए। तो अपोजिट चार्जेस तो मिलने नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऑर्थो मेटा पैरा किसी भी पोजीशन पर यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाए। तो नहीं होगा ना। तो किसी भी पोजीशन पर, क्योंकि चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर देख लो कि कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं बची है यहाँ पर जहाँ पर आपका, आप बोलोगे सर मेटा तो बच गई। नहीं, मेटा ये जो बॉन्ड बन रहा है ना इन दोनों कार्बन के बिटवीन है, इसका नहीं है, इसका भी है ये। ओके, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो इसीलिए आपका नन ऑफ दीज इसका आंसर आ रहा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ, अगर इसका बोलता नाइट्रेशन बोलता, कोई नेगेटिव अगर रेडिकल होता
उसको अटैक करने के लिए बोलता, तब आपका कुछ ना कुछ ऑप्शन पॉसिबल हो सकता था, बट ये आपका नहीं होगा। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ग्लूकोज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको विच ऑफ फॉलोइंग रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कौन रेगुलेट करता है? कौन होते हैं ऐसे वो जो इस कार्य को करते हैं? बहुत अच्छा कार्य होता है, बताओ। इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन वो हार्मोन होता है जिसकी डेफिशिएंसी से यहाँ पर गाइटर नाम का एक डिसीज़ होती है। तो उसका कहाँ ब्लड वेन्स में, आर्टरी और वेन में कहाँ काम हुई है उसका, बताओ। हुआ कुछ काम? नहीं। जब पहला ही गलत बोल दिया इसने, ये भी गलत हो गया। अच्छा, एपिनेफ्रिन एंड नोरेफाइन, ये आपका क्या होता है? ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकाजन ये आपका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि इसके संग एक दूसरे और होता है, एक देखो स्टोमेटा साइलिन होता है शायद, और एक होता है एमाइलिन। ये हमारे दो क्या होते हैं, इनके साथ मिले होते हैं जो इस काम को करते हैं, ग्लूकोज के ब्लड लेवल को, ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ग्लूकोजन और एस्ट्राडायल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस्ट्राडायल का अलग काम होता है, ये आपका इस काम को नहीं कर सकता है, तो ये डायरेक्टली यही होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक यही होगा, बट चेक कर लेना एक बार ये है या फिर कोई और है। आगे बढ़े। हियर इज 14th क्वेश्चन। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एडेनाइन, गुआनिन एंड इन डीएनए। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। 3 चीजें होती हैं ना भैया अपने डीएनए के अंदर। पहली तो होती है आपके पास फॉस्फेट, पेंटोस शुगर, को एक सेकेंड, एक तो होती है अपनी पेंटोस शुगर, दूसरा कौन होता है? नाइट्रोजीनियस बेस। अरे जी क्यों लिख रहा है तू? नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, पायरिन और पायरिडीन होता है, पायरिन और प्योरिन और पायरिडीन ये होते हैं आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेंटोस शुगर के अंदर क्या होता है आपका? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होते हैं। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज होते हैं, लिंकेज, और ये कनेक्टेड करते हैं सभी बॉन्ड्स को। शुगर जो होती है आपकी पेंटोस शुगर को और नाइट्रोजन बेस को, इनको क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। किससे? नाइट्रोजन बेसिस से। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं आपके पास? डीएनए के अंदर 4 होते हैं, ए, जी, टी और ये सी। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि हमारे पास अगर आरएनए की बात करें उसके अंदर आपका थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यूरेसिल आपका नाइट्रोजन बेस काम करता है वहाँ पे 3' to 5', वो आप जानते होंगे। बट यहाँ पे पूछा है इसके अंदर कि कितने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 0। कौन सा लिंकेज है भैया? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे आप इसकी स्ट्रक्चर भी देखोगे तो वहाँ पर मुझे 0 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़े। ये अपना एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन देखिए इसको। तो एसर्शन कुछ गिवन कर रखा, एनिलीन डज नो अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन की बात कर रहा है। एनिलीन क्या होता है? देखते हैं एनिलीन को भैया क्या बोल रहा है एनिलीन के बारे में। तो एनिलीन ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे होता है NH2। आपको पता होगा इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, और डोनेट कर देगा तो लुईस बेस की तरह काम करेगा। अगर लुईस बेस की तरह काम करेगा तो इसको कौन चाहिए? लेने वाला, जो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ आपका AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो एक
लुईस एसिड की तरह काम करेगा बिकॉज इट इज़ हाइपोवेलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? हाइपोवेलेंट कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटमोस्ट शेल। सो दिस कंपाउंड डज नॉट हैव octet, so it require only 2 electrons, so it can act as a Lewis acid. Bond with NH2. Here is the intermediate and next product formed is, here is benzene, here is NH2 and here is AlCl3. Here is positive charge, here is negative charge. कहानी सब कुछ गड़बड़ा गई है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर चाहे आपका एल्काइलेशन हो या फिर आपका एसाइलेशन, चाहे आपका एसाइलेशन हो या फिर एल्काइलेशन, दोनों के अंदर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दोनों के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही देखने को मिलता है। अगर भैया पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा तो उसको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो इसके संग तो बनाएगा नहीं। भाई ये तो पहले से ही भिखारी है, यहाँ पर लुईस एसिड खुद एक भिखारी है। उसने तो अपना कैसे कैसे यहाँ पर पेट पाल रहा आपसे नाइट्रोजन के चरणों में बैठ के, तो ये काम नहीं कर सकता, ये भाग और जाएगा यहाँ से, ये किसको, इलेक्ट्रॉन को लेके, और भाग गया तो नाइट्रोजन से धोखा हो जाएगा। नाइट्रोजन फिर जिंदगी में रोता रहेगा और रोता रहेगा। जो रोता है उसको हंसते हुए अच्छे लगते हैं? नहीं लगते ना, उसको वैसे ही चाहिए रोते वाले, रोते होने वाले जो रो रहे हों उसके सामने। अब रोएंगे तो भैया ये भी रोएंगे, दोनों सामने ऐसे खड़े हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? वो उसको देख के रोएगा, वो उसको देख के रोएगा, दोनों आपस में रोते रहेंगे, लेकिन उनको सांत्वना नहीं मिलेगी। सांत्वना कौन देगा इस पॉजिटिव चार्ज को? नेगेटिव, और नेगेटिव है नहीं है तो बोलेगा कि भाई तो दूर रहे, मुझे और ज़्यादा रोना आ जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, आप जानते मानते और पहचानते भी होंगे कि अगर कोई एक फैमिली मेम्बर रो रहा है तो उसको देख देख के सब रोने लग जाते हैं, यही होता है ना? हाँ ठीक है। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इसमें नहीं होगी, चाहे एल्काइलेशन हो या फिर एसाइलेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट कह रहा है, कथन तो बिल्कुल सही बोला है इसने, अधिकथन जिसको बोलते हैं। अच्छा, रीजन क्या बोला इसने? एनिलीन बीइंग बेसिक फॉर्म बोल दिया ना। कैसी फॉर्म बोल रहा है? ये बेसिक फॉर्म बोल रहा है ना। सॉल्ट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के संग इसने सॉल्ट ही तो बनाया जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे। दोनों ठीक है आपके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आपका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और ए आर दोनों ठीक होते हैं तो उस कंडीशन में एक्सप्लेनेशन भी ठीक मिल रहा हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? ए। कौन सा? ए। कोई दिक्कत वाली बात? नो। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाइट हियर इज 16th क्वेश्चन। Orthonitrophenol is more acidic than metanitrophenol and nitro group is an electron releasing group। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात कर रहा है। देखो भाई, मेरे पास मेटानाइट्रोफिनोल की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? पहले बनाएंगे मेटानाइट्रोफिनोल। यहाँ पे बोला मैंने मेटा नाइट्रोफिनोल, ये आपका है, ओके, इट इज मेटा नाइट्रोफिनोल। एसिडिक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो इज मोर है, ऑर्थो भी बना ले भैया। तो दोनों टांगे इधर की साइड कर दी, दोनों टांगे इधर की साइड करी है, तो यहाँ पर बनाया मैंने NO2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर OH। ये कंडीशन इसने क्वेश्चन के अंदर बोली है, इसने कथन बोला है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये इसका राइट है या फिर नहीं है, मतलब बात सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। बताओ बताओ, आइडिया लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि क्या मतलब एसिडिक नेचर को वो करा रहा है ना। एसिडिक नेचर कब होगा? जब आपका H+ यहाँ से निकलेगा,
वो एसिडिक नेचर ही तो होता है ना। ये तो बच्चों की बात है, छोटी छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ी होगी। तो मेटा और ऑर्थो ग्रुप क्या यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं उसको तुम्हें जानना बस। देखिए भैया, एक्चुअली हुआ कुछ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर NO2 है। क्या है? NO2। यहाँ पर भी आपका NO2 है। अगर आप रेजोनेंस घुमाओगे, जैसे यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये देता है बलिदान। क्या देता है? बलिदान। और हाइड्रोजन का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाइड्रोजन का बलिदान, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा सम्मान। तो इसने सम्मान किसको दिया है? ऑक्सीजन को। लेकिन ऑक्सीजन ने यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनका गलत फ़ायदा देते हुए यहाँ पे कुछ कर दिया, मतलब पूरी रिंग के अंदर इनको घुमा दिया। अब ये जानते हैं जो रिंग के अंदर जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं बेंजीन के अंदर, वो आपके किसके अंदर आते हैं? ऑर्थो एंड पैरा के अंदर ही आते हैं ना। या तो इस वाली पोजीशन के अंदर आते हैं, ये वाले इस वाली पोजीशन के अंदर आते हैं। दो ही तो पोजीशन होती है ना जहाँ पर होता है। यहाँ पर आपकी रेजोनेटिंग या फिर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होती है तो यहाँ से H+ में निकालना मुश्किल ही होगा। तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा भाई, कॉन्जुगेशन का इफेक्ट थोड़ी ना होगा यहाँ पे। मतलब ये समझ के चलो कि यहाँ से जो इसके अंदर से जो हाइड्रोजन ये जल्दी बाहर निकलेगा या फिर ये बाहर निकलेगा, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर से ये पहले निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेंजीन के अंदर जो रेजोनेंस है वो घूम जाएगा, कॉन्जुगेशन घूम जाएगा। पहले यहाँ से ये हटेगा, फिर यहाँ से ये हटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ये वाली पोजीशन बिल्कुल सेफ रहती है। क्या रहती है? सेफ। और जब यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं होंगे तो ये स्टेबल कंपाउंड तो है, स्टेबल है, तो क्यों H जाएगा, क्यों आएगा, क्यों लेना देना करेगा? क्योंकि कोई कंपाउंड अपने न्यूट्रल स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल फील करता है। उसके ऊपर ना कर्जा होना चाहिए ना किसी के। भाई दो ही तो कंडीशन होती है। मैं किसी को पैसे देता हूँ, आजकल मॉडर्न ज़माना ऐसा ही है, किसी के पैसे लेके भाग जाते हैं। भागते हैं तो क्या होता है? टेंशन लेने वाले को नहीं, देने वाले को होती है। अगर मैंने किसी से लोन ले रखा, उधार ले रखा है, तो मुझे देने की भी प्रॉब्लम है, तो लेने वाला भी मैं फंस रहा हूँ, देने वाला भी मैं फंस रहा हूँ। तो भैया मैं किसी को ना लूँगा ना दूंगा, तो एकदम न्यूट्रली तो फील करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी घुमाता है कहानियों को, H+ को बाहर कर देता है, जिसका खामियाजा क्या देना पड़ता है यहाँ पर? मोर एसिडिक नेचर के रूप में। किसके रूप में? मोर एसिडिक के रूप में। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट। क्या है? स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या बोला है? रीजन बोला है इसने नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वाह रे वाह, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल दिया इसने। देखो रिलीज करने वाला NO2+ है, ये रिलीजिंग ग्रुप है। ये आप खुद बताइए, जिसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है रिलीज करने वाला है ये। भैया इसके ऊपर पॉजिटिव है, जरूरत है इसे इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है इसे, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, मतलब खींचने वाला रहेगा, ना कि लेने वाला। समझ में आ रही बात आपको? तो इसको तो इसने गलत कर दिया, बात सही बोल दी। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन EDG बोलता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलता, तब तो ये राइट होता। लेकिन इसने क्या बोल दिया यहाँ पर? EWG बोल दिया, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल दिया, जो इसने गलत काम किया है। अगर गलत काम किया है तो एसर्शन तो आपका राइट है, रीज़न क्या है? इनकरेक्ट है। अब रीज़न डिफरेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है? सीधा ही गलत कर दिया। अगर गलत कर दिया तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी। जहाँ पर आपका एसर्शन राइट हो लेकिन रीज़न इनकरेक्ट हो, तो उस कंडीशन में मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा? सी वाला। बात हुई क्लियर? ओके, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट हियर इज 17th क्वेश्चन। और इस 17th क्वेश्चन के अंदर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। बोल कुछ नहीं रहा आसान कच्चा बादाम है ना, कच्चा बादाम है ये। कौन सा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो GI किसकी बात कर रहा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। GI शो करेगा। GI क्या होता है? जहाँ पर आपकी दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सके उसको क्या बोलते हैं? अपन GI बोलते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका एक लिगेंड ये, दूसरा लिगेंड ये, और तीसरा लिगेंड कौन सा? ये वाला।
और चौथा लिगेंड कौन सा, ये डी वाला। तो यहाँ पर क्या बनती है, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। क्या बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है, बताओ कितना फॉर्म होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये कैसी ज्योमेट्री आपकी, टेट्राहेड्रल, जहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलता है 1099 डिग्री 28 मिनट। अब देखो भैया, इसके अंदर जीआई शो होगी क्या, सिंपल। मैं बोलूँगा भाई मेरे पास ऐसी कंडीशन होती है, वैसे मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, लाइक 3 मार्कर दिख जाए मुझे, 3 मार्कर मतलब ये पेन हो गया, 2 हो गए, लेकिन 4 कैसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे यूँ, 2 तो यहाँ पर हो गए, तीसरा क्या होता है, ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बनाता है ऐसे यूँ, और चौथा होता है ऐसे इसके जस्ट ऊपर। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए आप, चारों साइड से आपको जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा वो कितना होता है आपका, 109 डिग्री 28 मिनट। जी हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। ऐसा मत सोचना कि 90 बन जाएगा, भैया 90 ऐसा होता है, ऐसा ही कैसा होता है, ऐसा होता है 90। कभी आप 4 को डिवाइड कर दो, 360 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 90, नहीं कितना होगा ये। अगर आपने 90 का बना दिया तो वो आपकी स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हम उस चीज़ पर बात नहीं करना चाहते, हम टेट्राहेड्रल पर बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो आपकी ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, इसकी जीआई वही रहेगी, ऐसे घुमा दूँ, या कितने भी एंगल का मैं यहाँ पर रोटेशन दे दूँ इसे, दूसरी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगी। इसका पड़ोसी ए का बी रहेगा, बी का सी रहेगा, सी का डी रहेगा, पड़ोसी आपका डिफरेंट होना चाहिए। कहने वाली बात इतनी है, देसी तरीके से और विदेशी तरीके से जो मैं जब से बता रहा हूँ। तो भैया इसको करते हैं, इस लाइन को इरेज। अब देखते हैं इसका कारण क्या बोल रहा है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सभी जो लिगेंड्स होते हैं वो किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अगर सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई भी जीआई शो नहीं होगी। लेकिन देखो रीजन क्या दिया है इसमें शातिर दिमाग वालों ने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। बोल दिया ना, अगर यहाँ पर कोई दूसरा अरेंजमेंट बन रहा है, लाइक जैसे मैंने बोला होता कि मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऐसी होती, लाइक जैसे यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। यहाँ पर आपका मेटल होता है, कोई सेंट्रल मेटल एटम जो इन सभी लिगेंड के संग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अभी जो बी का यहाँ पे पड़ोसी है वो सी है, लेकिन बी का पड़ोसी डी अपोजिशन में है ना। अगर मैं इसको जस्ट उल्टा कर दूँ, मैंने उल्टा ऐसा कर दिया यहाँ पर कि मेटल को मेटल ही रहने दिया, इस बी को मैंने यहाँ पर रहने दिया, ऐसे ही रहने दिया, बी को यहीं पे रखा। सी इसका पड़ोसी था, लेकिन सी को इसका बना दो अपोजिट। पड़ोसी आपका ये ए हो गया, इसका पड़ोसी आपका अब डी हो गया। पहले पड़ोसी अपोजिशन में डी था, लेकिन अब की बार कौन है पड़ोसी, डी है। तो देखो यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। यही तो बोल रहा है। तो स्टेटमेंट आपका जो रीजन दे रखा है यहाँ पे वो सही बोल रहा है, जबकि इनकरेक्ट क्या बोल दिया इसने कि टेट्राहेड्रल जीआई शो करते हैं, नहीं करते। स्क्वायर कॉम्प्लेक्स करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, सेम प्लेन के अंदर सभी लिगेंड्स लाई करते हैं। कौन सा एसर्शन गलत, रीजन राइट, रीजन राइट। तो कौन सा आपका आंसर, डी। कौन सा, सॉरी अरे रुको एक सेकेंड, एसर्शन तो आपका है यहाँ पे, और रुको एक सेकेंड, हाँ ठीक ठीक ठीक, डी तो होता है ना उसमें, हाँ राइट 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 राइट, डी होता है, सी नहीं होगा। सी किस कंडीशन में होता है, जब एसर्शन राइट हो और रीजन क्या हो, इनकरेक्ट हो, तब आपको सी सिलेक्ट करना। बट यहाँ पर तो ये इनकरेक्ट है ना, तो डी हो आपका राइट आंसर होगा। ओके हाँ राइट हो, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था माइंड के अंदर। नेक्स्ट है अपना द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस। क्या बोला इसने, आयनिक कंडक्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। आयनिक कंडक्टेंस का मतलब, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर एक तो बस का कंडक्टर होता है, एक हाँ नहीं वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ।
तभी उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कंडक्टर होते हैं मेरे पास दो प्रकार के, एक तो होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और दूसरा होता है मेरे पास मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके घर में जितने भी सेल काम कर रहे होते हैं, लाइक आपका जैसे जिंक कैडमियम सेल हो गया आपका, है ना, घर के अंदर बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं, इन्वर्टर बैटरी, तो वो क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक के सिद्धांत पर काम करती है ना। दूसरा मेटालिक कंडक्टर क्या है, कोई भी अगर आपके पास वायर है तो उसके अंदर भी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी फ्लो होती है, उसके अंदर भी करंट या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास होते हैं। तो दोनों टाइप के कंडक्टर अलग अलग हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन सा होता है, जो हम घर के अंदर बैटरी यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर कंडक्टेंस फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दूसरा आपका होता है मेटालिक कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं वायर के अंदर। अब सिंपल सी चीज़ें हैं, बात बोली इसने, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस। तो इसको आयनिक कंडक्टेंस तो बोलेंगे। इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लाइक भरा हुआ NaCl, तो NaCl अपने आयंस के अंदर क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस बनेगा आपका। लाइक जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर आपका ऐसा यूं समझा ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएंगे आपको चीज़ें। यहाँ पर दो प्लेट होती हैं, क्या होती हैं, दो प्लेट। एक्चुअली रटने से चीज़ें नहीं होती क्लियर। यहाँ पर आपकी दोनों प्लेट रखी हुई हैं, यहाँ पर कुछ चार्ज देते हैं हम, क्या देते हैं यहाँ पे, चार्ज। यहाँ पर अपनी बैटरी रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है और इसको मानते हैं अपन नेगेटिव प्लेट। इसके अंदर आपका सॉल्यूशन भरा होगा, हाँ, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भरा होता है। कोई भी बैटरी सेल होती है उसके अंदर, जैसे घर पे पानी वगैरह डालते हैं, जो आपका न्यूट्रल वाटर होता है ना, उसको डालते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिप के अंदर इलेक्ट्रोड डिप होते हैं। ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रोड, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। अब लाइक मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर दो आयन प्रेजेंट होंगे, एक तो प्रेजेंट होगा आपका Na पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होगा, Cl माइनस। Na पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस प्लेट के टुवार्ड्स भागेगा, नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर ये है नेगेटिव, भाई देखो ये आपका पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव होता है उस आयन को क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। और कैटाइन जिस प्लेट के टुवार्ड्स भागेगा उसको बोलते हैं हम कैथोड, क्या बोलते हैं, कैथोड। अच्छा जी, ये आपका नेगेटिव आयन है, इसको क्या बोलेंगे हम, एनाइन बोलेंगे। और एनाइन जिस प्लेट के टुवार्ड्स भागेगा, प्लेट कौन सी होगी आपकी, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव प्लेट को क्या बोलेंगे हम, एनोड बोलेंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड का काम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। बातें क्लियर हुई आपको। मेटेलिक क्या होता है आपका, वायर होता है, वहाँ पर तो कोई सिद्धांत ही नहीं है ऐसा। तो ये बिल्कुल बात सही बोल रहा है कि ये सब कुछ है, आयनिक कंडक्टेंस है। दूसरा बोला है आयनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, डेल्टा T को इंक्रीज किया है, तो वहाँ पर आपका जो कंडक्टेंस है, क्या है, कंडक्टेंस है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। गलत बोल रहा भैया, टेम्परेचर के संग क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि यहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के संग, क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखा होगा आपने गर्मियों के दिनों और सर्दियों के दिनों में, अगर आप वायर के अंदर देखोगे तो वायर के अंदर क्या होता है, जो पासिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कमज़ोर पड़ जाती है गर्मियों के दिनों में। इसलिए जो आपकी लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है घरों के अंदर, वो क्या होती है, कमज़ोर पड़ने लग जाती है, डिम हो जाती है। जो उसका वोल्टेज होता है, अमाउंट होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि वो अपनी सरफेस पर क्या कर रही है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है, एब्जॉर्ब, वो वायर्स एब्जॉर्ब कर रही है। यही कारण होता है डिम लाइट के आने का। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। यहाँ पर आपका एसर्शन तो इसने राइट बोल दिया, रीज़न गलत बोला है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर हुई चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके थे MCQs प्लस के एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो आपने यहाँ पे कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से, एक या फिर दो क्वेश्चन और करेंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम एंड
ये जो वीडियो होगी आपकी बहुत लेंथी बन जाएगी, क्योंकि सेकंड पार्ट भी हमें इसका अपलोड करना है। तो उस सेकंड पार्ट के अंदर हम दूसरे रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं, बिकॉज आवर क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स approximately 35 questions, because we have already covered 18 question, so just only 2 questions is sufficient for today. Here is 19th questions. हेनरी बाबा, कौन से बाबा? हेनरी बाबा। अच्छा, रोल्ड तो बाबा ये ताऊ है, कौन है? ताऊ। कौन सा? देसी ताऊ या फिर विदेशी ताऊ, वो देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि हेनरी क्या है अपने पास। हेनरी क्या बताता है भैया? बेसिकली हेनरी काम करता है, एक बात बोली थी इसने, एक बात क्या बोली थी कि डिसोल्यूशन या फिर इसको आप सॉल्युबिलिटी बोलो, क्या बोलो? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ये स्टेटमेंट था। जैसे आपका कोको कोला होगी, कोको कोले का मतलब समझ रहे हो आप? ये अपनी प्यारी प्यारी बोतल ड्यू की। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, बिकॉज ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थोड़ी सी अलग टाइप की होती हैं, और मैं इनको आपके लिए भी रिकमेंड करूँगा कि इनको अवॉइड करें आप। क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल इंग्रेडिएंट जो भी सॉफ्ट सामग्री होती है डाल दी जाती है। क्या अपनी ये ड्यू, इसके अंदर होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। आप देखो भैया, आपने कोक, ड्यू मिरिंडा या फिर कुछ भी पिया होगा, तो उसके अंदर क्या होता है? फिज निकलता है। हाँ जी, सही बोल रहे हैं, फिज। उस फिज को अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छी होती है। आखिर एक कोल्ड ड्रिंक ही क्यों पी जाती है, एक सॉफ्ट ड्रिंक क्यों नहीं पी जाती? पी के देखिएगा, आपको अजीब लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिज जनरेट नहीं होता है। सब कुछ खेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अंदर हाई प्रेशर पर जो आपका ढक्कन लगा होता है, इसके भीतर रखी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड इस लिक्विड के अंदर क्या होती है? डिसॉल्व होती है। तो देखो, गैस आपकी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके अंदर डिसॉल्व है आपकी? वो लिक्विड के अंदर। तो यही चीज़ हेनरी ने बताई थी। क्या बताई थी? हेनरी ने। जैसे ही आप क्या करोगे, बोतल के जो ढक्कन है उसके कैप को ओपन करोगे, तुरंत ही क्या होती है, अगर इसके अंदर डिसॉल्व है तो गैस के साथ यहाँ पर वाटर के पार्टिकल या फिर जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसके पार्टिकल भी बाहर आएंगे, तो वो फिज बन जाता है। क्या बन जाता है? फिज। झाग भी जनरेट होते हैं और आपको अच्छी भी लगती है। लेकिन अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक की कंडीशन में क्या होता है, जो आपका लिक्विड होता है वो तो यहाँ तक रहता है। मान के चलो इस बोतल का जो लेवल है लिक्विड का यहाँ तक है, तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस स्पेस के अंदर आ जाती है। जैसे ही आपने कैप ओपन किया, तुरंत ही यहाँ से CO2 बाहर निकल गई है। तो उसमें आपको केवल यही पार्ट पीना पड़ता है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता नहीं है, मतलब सही नहीं लगता, और आप इसको रिकमेंड भी नहीं करते, या फिर किसी को आप बोलते भी नहीं। कोई रिश्तेदार आया, गेस्ट आया या फिर कोई मेहमान आया, आप उसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फीस बनेगा नहीं। फीस नहीं बनेगा तो आपकी क्या होगी? घनघोर बेइज्जती, जो आप सहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करके रखना? कोल्ड रख के रखना इसको। तो यही बोलता है कौन? हेनरीज लॉ। एक एप्लीकेशन तो ये हो गया आपका। दूसरी चीज़, हायर एल्टीट्यूड पर जो जाते हैं ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? डाउन होता है। उनको मेंटेन करने के लिए 2-3 आपको लिख देनी है, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसकी 2 एप्लीकेशन लिख देना। स्टेट डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पे स्टेट क्या होता है? यहाँ पे होता है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू कैच इनटू पार्शियल प्रेशर ऑन गैस। ये होता है इसका स्टेटमेंट। कहाँ से डेराइव हुआ था वो भी देख लेना, क्योंकि इसको हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका? कुछ कॉन्स्टेंट आता है, किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं। तो ये इसका क्या होता है? स्टेटमेंट होता है हेनरीज लॉ का। ओके, आगे बढ़े। आगे here is 20th, this question is coming under the category of और क्वेश्चन, मतलब ये आपका 19th क्वेश्चन है। तो इसको और देख लेते हैं भैया। 19th क्वेश्चन है भैया ऑप्शनल टाइप। ऑप्शनल बोले तो मतलब एक ही करना होता है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, किससे है आपका? इसी चैप्टर से है।
बट चैप्टर कौन सा है आपका, ये सॉल्यूशन। कौन सा है, सॉल्यूशन। 1 ग्राम है फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कौन सा होता है, जो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता। लाइक जैसे NaCl है, आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। लाइक मैं जिसे बोलता हूँ यूरिया, ग्लूकोज, है ना, ये सभी क्या होते हैं, जो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मेरे पास सोल्यूट है, इस सोल्यूट का यहाँ पर अमाउंट कितना बोला गया है, 1 ग्राम। कितना बोला गया है, 1 ग्राम। जितनी जानकारी क्वेश्चन के अंदर दी गई होती है मैं आप सभी को बोलूँगा, अगर कोई न्यूमेरिकल दिखता है तो जितना भी बड़ा होगा, अब छोटे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, 9th या फिर आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर है नहीं, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि यहाँ पर V = IR, या फिर कुछ भी बोल दिया, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल दिया, ये बोल दिया, आप डायरेक्ट यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, निकल गई सब कुछ सामने। टेढ़ी खीर होती है अगर आपने क्वेश्चन को समझा नहीं है तो। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, जो चीज़ें गिवन कर रखी हैं उनको एक साइड लिखो, जो पूछा गया है। अब ये दिमाग में दौड़ाओ कि इसने जो पूछा है और जो दिया गया है उसमें क्या रिलेशन है, आखिर मुझे किससे यहाँ पर आ सकता है। एक बार गलत हो जाएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन ऐसा थोड़ी हर बार आपसे गलत हो जाएगा, नहीं ना। हाँ, समझ रहे चीज़ों को तुम। किसके अंदर डिजोल्व है भैया, 50 ग्राम बेंजीन। अगर मान के चलो 1 ग्राम मैंने बेंजीन के अंदर डाला हुआ है, तो बेंजीन 50 ग्राम है। जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्वेंट होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे W ऑफ सॉल्वेंट कौन काम कर रहा है, बेंजीन, और बेंजीन कौन होता है, C6, किसके रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कितना दे रखा है आपको, 50 ग्राम। कितना दे रखा है, 50 ग्राम। अच्छा जी, लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। इसने बोला जैसे मेरे पास बेंजीन थी प्योर, अब वो मैंने फ्रीज करने के लिए रख रखी है फ्रीजर के अंदर, तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर वो फ्रीज हो जाएगी। जैसे आइस होती है, अगर आइस को आप फ्रीज करने जाओगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस के अंदर कन्वर्ट होना ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मान के चलो उसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने एड ऑन कर दिया है, या फिर दूसरा सोल्यूट एड ऑन कर दिया है जो वहाँ पर बाधा डाल रहा है। अब जो वहाँ पर जो आपका फ्रीजर होगा, जब फ्रीज करने जाएगा तो टेम्परेचर को तो वो भी एब्जॉर्व करेंगी, या फिर टेम्परेचर जितना इफेक्ट आपका पानी के ऊपर पड़ेगा इतना ही आपका सॉल्यूट के ऊपर भी पड़ेगा। तो पानी को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। वॉल्यूम का मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, किसको, फ्रीजर के पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कम हो रहा है ना। मैंने प्योर की बात की है, अगर उसके अंदर इम्प्योर डाल दिया तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ डाउन होती है। क्या होती है, डाउन होती है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो डिस्टर्बेंस कितना क्रिएट हो गया, 0.40 से। मुझे ये नहीं बताया कि कितना पहले था, अब कितना हो गया टेम्परेचर, लेकिन उसने बोला है यहाँ पर कि डेल्टा टी भी बोला है इसने, सॉरी डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वो बोला है 0.40 केल्विन। ओके, ठीक है। अब देखो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल। ये बोला है इसने डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैफ। इसको अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी बुलाते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है और एक होता है आपका यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये दे रखा है आपका 5.12, ये इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर kg पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये इसने पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। लग गया। जो चीज़ें पूछी हैं, जो इसने दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने एक साइड लिख दी हैं। अब मुझे याद आया फॉर्मूला। क्या याद आया फॉर्मूला, कि मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TF = KF × K मोलालिटी। क्या है, मोलालिटी। और अगर मोलालिटी मेरे को पता है तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के W ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता है। अच्छा, डेल्टा TF कितना दे रखा है,
वैसे यूनिट लिखनी है आपको, ठीक है। मैं जैसे अगर 0.40 लिख रहा हूँ ना, तो इस चीज़ पर केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दे रखा है कि बार कि इसमें मार्क डिटेक्ट होंगे अगर आपने यूनिट का ध्यान नहीं रखा है। तो ऐसी गलती करो ही क्यों भाई, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हारे मार्क्स को डिटेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन अपनी तरफ से आपको कोई भी गलती करके नहीं चलनी है, तो गलती मत करना इसमें, ठीक है। लेंथ ही बन जाएगा, वी हैव सफिशिएंट टाइम की और वी हैव सफिशिएंट सीट्स, इतना तो होता है हमारे पास, सीट होती है कि मैं खुला खुला लिखता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा सबको वाला। केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.12 केल्विन केजी पर मोल। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करने जाओगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ से उड़ा दो। क्यों उड़ा दो, इसलिए उड़ा दो क्योंकि मुझे, ताकि सब चीज़ें विजिबल हो। 5.1 दे रखा है। आप देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन के मोलर मास। गिवन मास सॉल्यूट का है कितने दे रखा, 1 ग्राम, तो अपन ने लिखा यहाँ पे 1 ग्राम। अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, करना नहीं करना है, तो इसको ऐसे लिख दिया, या फिर आपको इसको एक्स एज्यूम करके रख लेना है। दूसरा डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे, सॉल्वेंट आपका यही था ना बेंजीन, कितना ग्राम दे रखा है, 50 ग्राम। और सॉल्वेंट बेंजीन का मोलर मास पता है आपको कितना होता है, मोलर मास ऑफ C6H6 कितना होता है, एक बार बताना सर। 12 6 72, 72 और 6 78 ग्राम। हाउ मच, 78 ग्राम। तो अपन क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, 78 ग्राम। अब सब कुछ खींच दो इधर की साइड, खींचेंगे किधर की साइड, इधर की साइड खिंचवाने के लिए बोल रहा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को यहीं पे रहने दो, ठीक है, मतलब इधर की साइड ले आया, मैं इसे ले आया। अब देखो इधर की साइड 5.12 तो पहले से ही है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 78 है उसको यहाँ पर लेके आएंगे, 50 को अपन डिवाइड में खींचेंगे, यहाँ पे खींच दिया। उसके बाद 1 का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और इसको भी किधर खींच देंगे, 0.4 को इधर की साइड खींच देंगे, ठीक है। यही होगा नहीं होगा, ओके, यही होगा नहीं होगा भाई, यही होगा ना। अच्छा, अब करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, काटते हैं। वैसे हम शाकाहारी हैं लेकिन काटना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो काटते भैया इसको एक बार, कैसे कटेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कैसे कटेगा भैया, चलो कैलकुलेशन की हेल्प से कर ले, कैलकुलेटर की हेल्प से करते हैं इसको, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें काटने पीटने में। सर बताना एक बार कितना होगा, ये ग्राम के अंदर निकलेगा, ठीक है। देखो सर, यहाँ पे हमारे सर ने बताया थोड़ी मिस्टेक हुई, और मिस्टेक कहाँ पे हुई है, मिस्टेक यहाँ पे हुई है, डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, गिवन मास अपॉन के मोलर मास कर दिया, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे निकालने चले जा रहा था मैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, ये मिस्टेक नहीं करनी है भैया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, गलती हो गई मेरे से भी, बट आप नहीं करना, ठीक है। आप करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मत करना, यहीं पे कर देना। डेल्टा टी एफ कितना बोल रखा है यहाँ पे, 0.40 इज इक्वल टू कैफ कितना दे रखा है, 5.12 इंटू की गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पर आपका 1 ग्राम अपॉन के मोलर मास दे रखा है, अपॉन के 50 ग्राम आपका डब्ल्यू सॉल्वेंट है, डिवाइड कर देना 1000 से, तो किसके अंदर बन जाएगा, केजी के अंदर। जैसे ही केजी के अंदर बनेगा तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5.12 को तो यहीं पे रहने दो, इंटू के यहाँ पर क्या कर दो आप 1000 कर दो, डिवाइड करो यहाँ पे 50 का, इंटू के करोगे यहाँ पे 0.40 से, ठीक है। काटने पीटने का काम चालू हो गया, ठीक है। तो 0 ये ख़त्म हो गया, 5 ये आपका ये 50 टाइम चला गया, 50 टाइम चला गया। फिर क्या करना आपको, यहाँ से 00 हटानी है, 00 लगानी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर 4, ये 2, यहाँ पर करो, यहाँ से अगर आप इसे काटोगे पीटोगे तो एक्चुअली आपका जो आंसर आएगा 256 ग्राम आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स देख लेना। फिर 5.12 इंटू के 1000
डिवाइड बाय 50 इंटू के 0.40, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर कितना निकल के आएगा? 256। तो ये था आपका 19th क्वेश्चन का। और जो आपका और के अंदर दे रखा था, अब हमारे पास कोलरोस लॉ और है। ये इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे लेक्चर। इसके बाद रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, वो हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे, बिकॉज लेंथ ही बहुत हो चुकी है वीडियो। और बस पूछो मत। कोलरोस लॉ क्या कहता है? कोलरोस लॉ बेसिकली क्या होता है? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ फाइन्स को ये कैसे काम करता है? बेसिकली हमारे पास कोलरोस लॉ बोलता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ फाइन्स, लैम्डा इनफाइनाइट या फिर लैम्डा ये आपका नॉट, ये क्या होता है? लैम्डा ऑफ ए प्लस के लैम्डा ऑफ बी माइनस। लाइक जैसे आपने बोला कि लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ NaCl, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव प्लस के लैम्डा ऑफ B माइनस, इस टाइप से नोट लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वैसे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होते, आयनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते अपने आयंस के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो हो जाते हैं वो क्या होते हैं अपने पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है? कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रूप में काम करता है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जितना मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। जैसे मान के चलो आपके पास एक बीकर है, बना ही लेते हैं। यहाँ पर बीकर है, इसके अंदर आपके 200 मिलीमोल्स है किसी भी सबस्टांस के, 200 मिलीमोल्स है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 200 ml, ठीक है। अगर मैं तो यहाँ पर हमारी जो एवरेज है वो क्या है आपका? 1 मिलीमोल्स है पर मिलीलीटर, ये अपनी एवरेज है। अगर मैंने यहाँ पर इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, क्या कर दिया? V2 को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया और इसको कर दिया मैंने कुछ यहाँ पे 1000 ml कर दिया। लेकिन आपके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है वो तो आपका 200 मिलीमोल्स ही रहेगा। अब आपके पास जो यहाँ पे 200 मिलीमोल्स है उनके लिए कंप्लीट एक स्पेस मिल गया मूवमेंट के लिए। क्या? किसके लिए? मूवमेंट के लिए। अब वो आसानी से क्या हो सकते हैं? यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं, और अगर मूवमेंट कर सकते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है आपका? इनफाइनाइट किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम वाटर एड ऑन करते चले जाते हैं। और डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? डाइल्यूट करना। और डाइल्यूट करना मतलब H2O को बढ़ा देना, ओके। राइट टू एप्लीकेशन लिख देना इसका। राइट टू एप्लीकेशन क्या होता है? टू डिटरमाइन द, मतलब वो होता है ना, एक तो होता है आपका लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा इनफाइनाइट m, ये इसका फॉर्मूला होता है। लैम्डा m कैसे निकलता है? कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। और ये कैसे निकलेगा आपका? कोलरोस लॉ से, लैम्डा इनफाइनाइट m, जो मैंने यहाँ पर निकालना बता रखा आपको। ये इसके एप्लीकेशन लिख देना दो यहाँ पर। और अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं आप, 1 माइनस का अल्फ़ा होता है ना आपका, वो भी निकाल सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल देखेंगे इस डी सेट के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, बाकी लोग अपना ख्याल खुद रखते हैं, ठीक है। तो टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत।